Rahim, अस्सलाम वालेकुम। लवली पीपल रिक्लेम द लेजेंड्स whom you forgot के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार अपने चैनल पर किसी ग्रोइंग हीरो या लेजेंड को लेकर आते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसकी तरजीहात और इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे चैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह। वालेकुम अस्सलाम ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच। मैं मोहम्मद समीउल्लाह, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कराची साउथ। थैंक यू सो मच समीउल्लाह, हमारे चैनल पर चैनल के लिए टाइम निकालने के लिए। आपने जैसे अभी अपने तारुफ में बताया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साउथ हैं। कराची का मेरे ख़्याल से ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था किसी ज़माने में, जिसके आप इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप मुझे ये बताइए, आपका जो पूरा नाम है वो समीउल्लाह है या समी रहमान है, या कंफ्यूज हो जाते हैं हम कभी कभी? मेरा जो पूरा नाम है वो है मोहम्मद समीउल्लाह। मोहम्मद समीउल्लाह। मोहम्मद समीउल्लाह। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, आपने जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी वो कितनी है, और आपने कहाँ से अपनी इब्तदाई तालीम ली और फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह? जी, बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, फ्रॉम क्वेटा। मेरा ब्रॉटअप वहाँ का है। मेरी जो अर्ली स्टडीज़ थी, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, तो वो सारी जो है वो क्वेटा की है, क्वेटा सिटी की हैं। और जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो उसमें MBA है और MA इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्रेट। MA उसके साथ मेरा जो है वो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, ग्रेट, वंडरफुल। तो ये क्वालिफ़िकेशंस है मेरी सारी, और ये सब जो है वो कोयटा में ही थी। कोयटा में होते हुए वहीं पर ही, वहीं के जो लोकल हमारे कॉलेजेस थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे रहते हुए बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान में। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए जो है ना कोशिश ये की कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। और ये डिपेंड करता है, हम पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम ऑर्डिनरी प्लेस को किस तरह स्पेसिफिक या स्पेशल बनाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। तो वो हमारी अपनी एफर्ट्स होती हैं। और बस जब आपके जहन में एक चीज़ हो कि कोई टारगेट आपने अचीव करना हो, तो उसके लिए फिर अल्लाह पाक जो है वो खुद ही आपके लिए रास्ते आसान करते थे। Where there is a will, there is a way. When there is a will, there is a way. Absolutely. अच्छा समी, आपने अभी कहा कि आपका लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में भी मास्टर है। तो नाज़रीन, आम तौर पर ये कहा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो मास्टर कर ले उसकी मिसाल ऐसी होती है जैसे ज़िंदा सांप को हाथ में पकड़ा हुआ हो, पकड़ चुके हों। तो यानी समीउल्लाह जो है वो ज़िंदा सांप को हाथ में पकड़ चुके हैं। कैसा लगा था आपको? लिटरेचर का शौक़ था या? सर एक्चुअली इसका बिलीव यू मी कि मेरा कोई इसमें कोई फ्यूचर मैं नहीं चाह रहा था, बल्कि मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर करके अपने फ्यूचर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग माई प्रोफाइल हैवी। हाँ, मेरा जो सब्जेक्ट था वो MBA था, MAIR था। ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट था। मैं इसमें एक डाइवर्सिटी लेकर आना चाह रहा था कि कोई एक ऐसी सब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़ हो कि जहाँ मैं सिर्फ अपने आप को जज कर सकूँ कि क्या मैं ये फील्ड देख सकता हूँ कि नहीं हूँ, जस्ट फॉर द चेक ऑफ माई सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि मेरे बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से दोस्तों ने कहा कि आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो लिटरेचर की तरफ नहीं हो सकती, और जो आपकी वर्किंग है वो उसको बिल्कुल टोटली नेगेट करेंगे। एग्जैक्टली। तो एक चैलेंज था, तो चैलेंज समझ के कबूल किया और अचीव किया। अच्छा, लिटरेचर में आप किसको लाइक करते हैं? सर देखिए, एक तो शेक्सपियर हैं, वो तो सबके साथ ही हैं। उसके बाद शैले हैं, शैले की भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है, विलियम ब्लेक हैं, उनकी बड़ी विलियम ब्लेक थे। तो इनकी जो है वो एक जो नेचर के पोइट हैं और एक जो है बच्चों के वो हैं, तो उसको देखते हुए काफ़ी चीज़ें वो हैं कि जो बिल्कुल आपको नेचर से करीब ले जाती हैं। एंड देन आप रियलाइज़ करते हैं उनकी वर्डिंग्स को। तो लाइक आमतौर पर ये सोचा जाता है कि शेक्सपियर जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के अहमद फराज हैं कि जो भी लिखा उन्होंने वो बहुत खूब होता था। जब भी लिखा, जो भी लिखा वो बहुत खूब होता था। MBA आपका मार्केटिंग है या? MBA मेरा फाइनेंस का है। फाइनेंस का है, राइट। तो आप फाइनेंस में भी मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लेते होंगे? कोशिश करते हैं उसकी कि अब इसमें एक चीज़ और भी है ज़फ़र साहब कि जो मेरी नेचर ऑफ जॉब है जी, उसको ना तो मेरा लिटरेचर सपोर्ट करता है ना उसको मेरा फाइनेंस सपोर्ट करता है। वो जो है कि सोशल
साइंसेस हैं, जो कि मैंने IR में MBA जो मास्टर्स किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको टच करता है, ओवरऑल वो भी उसको कवर नहीं करता। मगर फिर मैं आपको कहूँगा कि अपनी डाइवर्सिटी लेकर आने के लिए अपने एजुकेशन में और अपनी CV में, अपनी प्रोफाइल में, इसके लिए मैंने ये डिग्रीज और ये भी नाजरीन समीउल्लाह की ईमानदारी है कि वो फाइनेंस को इस जॉब में रहते हुए यूज़ नहीं कर रहे, वरना फाइनेंस आमतौर पर इसी जॉब में लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि समी उन लोगों में से नहीं है, बहुत ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कितना मुश्किल होता है, इलेक्शन करना, इलेक्शन करवाना? सर देखें, किसी भी कंट्री में जो जंग के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो इलेक्शन है। एक इलेक्शन एक ऐसा इवेंट है कि जब किसी कंट्री में, किसी एरिया में जंग होती है तो एवरीबडी नोज़ कि वहाँ पे एक वॉर है। दूसरा इवेंट जो है वो इलेक्शन है कि एक बंदा इस चीज़ से अवेयर होता है कि एक प्रोसेस होने के लिए जा रहा है, एक सिस्टम आने जा रहा है। बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान के ओवरऑल बहुत से इश्यूज़ हैं, ठीक है। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग से अब तक जो है 74 ईयर्स में जो है हमारे, वो ऑटोक्रेसी ज़्यादा रही है, डेमोक्रेसी को टाइम कम मिला है, तो इसीलिए ये प्रोसेस मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। ठीक है। इलेक्शन इज़ एक्चुअली अ फिल्टर, राइट। और किसी भी कंट्री की एक स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी के लिए एटलीस्ट जो एक टाइम पीरियड अगर एक प्लस इसको कैलकुलेट किया जाए तो वो 120 ईयर्स का है, और हम तो अब तक 70 साल के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 70 साल के होते हुए भी 120 ईयर्स के एक्सपीरियंस को गेन करने की बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाता है। बट अगर ये फ़िल्टर चलता रहेगा, ये डेमोक्रेसी रहेगी, इसमें किसी किस्म के कोई गैप नहीं आएगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो, ठीक है, बेहतर होगा। हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ा अच्छा वक्त देखा, फिर हमारा वक्त आया तो हम मुश्किल तरीन वक्त देख रहे हैं, बट होपफुली कि जो हमारे बच्चे हैं वो बड़ा अच्छा वक्त देखने वाले हैं। तो ये साइकिल जो कंप्लीट होता है तो वो 120 ईयर्स लेगा, 120 ईयर्स का होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते हैं। पाकिस्तान बहुत सी कंट्रीज से बहुत बेहतर है, इलेक्शंस जो होते हैं उसको अच्छे तरीके से लिया भी जा रहा है, और जो उसके जो समरात हैं वो अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी गवर्नमेंट है जो कंटिन्यूस आई है। तो होपफुली इंशाल्लाह आगे जाके इलेक्शन एक अच्छा इवेंट के तौर पे सामने आएगा, और इसके असरात जो है वो नीचे तक जाएंगे, तमाम लोगों को मिलेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की कामयाबी भी है कि जिसकी वजह से ये जी बिल्कुल। देखिए, एक इंस्टीट्यूट जब तक मजबूत नहीं होगा तो वो बेसिक जो चीज़ें होंगी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए या डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट है, तो वो अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो होता है, वो हर जगह पे होती है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बायोमेट्रिक्स पे आने के बाद अब दोबारा रिवर्स हो रहे हैं। अब अमेरिका की मिसाल ले लें, वो दोबारा मैनुअल की तरफ आ रहे हैं। तो ये चेंजेस आते रहेंगे। देखिए, जो मसले होते हैं, मसाइल जब से दुनिया बनी है तब से हैं, और जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी तब तक रहेंगे, और हर मसले का हल मौजूद होता है, उसकी सिर्फ नौयत में तब्दीली आती है। बिल्कुल, ग्रेट। ये बड़ी प्यारी बात की समीउल्लाह ने कि उसकी सिर्फ नौयत में तब्दीली आती है, और हम कहते हैं ना कि तब्दीली जो है वो परमानेंट होती है। चेंज इज़ ऑलवेज परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। नथिंग इज़ परमानेंट बट द चेंज। अच्छा समी, आप मुझे ये बताएंगे कि आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ था आपके पास रहा है, या इससे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आपने काम किया है? ज़फ़र साहब, इसका ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन को ज्वाइन मुझे किए हुए 11 साल हुए। ठीक है। इससे पहले मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी रह चुका हूँ। ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूँ तो मैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ, बलूचिस्तान के जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाशुक था। अच्छा। मतलब कि जहाँ पे आज भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी पैथेटिक है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये नाम सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये बलोच कम्युनिटी का एरिया है, या ये जो डिस्ट्रिक्ट वाशुक है, जो आपने शमसी एयर बेस का नाम सुना होगा। हाँ, जी जी जी। तो जो शमसी एयर बेस थी वो शमसी तहसील थी डिस्ट्रिक्ट वाशुक की। ओके। रास्को का नाम आपने सुना होगा, सेंदक का नाम सुना होगा, तो वो खारान में है, तो वहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है। अच्छा, मुश्किल इलाकों में रही है, हार्ड एरियाज। How did you handle it? मतलब उसको कैसे आपने हैंडल किया? बस सर देखिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी मैंने देखी वो भी बड़ी वो सॉफ्ट और वो सूदिंग किस्म की पर्सनालिटी है। मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ आप ऊंची आवाज़ में बात करके, बहस करके जो है ना वो किसी को कन्विंस करते होंगे। आप बड़े स्मूथ अल्फाज में कन्विंस करने वाले मुझे लगते हैं। ज़फ़र साहब, एक्चुअली जो हमारा आउटर जो होता है ना एनवायरनमेंट,
वो जो है हमें मसले या परेशानी पैदा नहीं करता। जो हमारे रवैये होते हैं ना जी, उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर पहाड़ों में भी रह रहे हैं और आपके जो साथ हैं वो आपके साथ अच्छे हैं तो किसी किस्म का भी कोई चैलेंज आपको नहीं रहेगा। तो ये मेरी किस्मत अच्छी थी, आई एम लकी इनफ कि जो मेरे कंपेनियंस थे, जो मेरे साथी थे उन हार्ड एरियाज़ में, तो उनकी कंपेनियनशिप इतनी अच्छी थी कि वो हार्ड एरियाज़ जो थी वहाँ का हार्डशिप्स हम पे मैटर नहीं कर रहे थे। बाकी ओवरऑल ज़ाहिरी बात है किसी भी इन्वायरमेंट में आप जाते हैं तो वो वहाँ पे कुछ टाइम लेता है और फैसिलिटीज़ का फुकदान होता है वहाँ पे। बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है जी, हम पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें कि आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी कितनी है। एग्जैक्टली। अगर आप चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे तो आप, जिसने खुश नहीं रहना तो वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी नहीं खुश रहेगा, और जिसने रहना होगा तो वो उस जगह पे भी खुश रहेगा जहाँ पे जानवर और इंसान एक जगह से पानी। बिल्कुल। तो ये हमारी इनर सेल्फ को जब तक हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे अल्लाह के सामने, आप एक दफ़ा अल्लाह के छोड़ देंगे मामला तो हर मुश्किल भी आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली। ये जो मिसालें समीउल्लाह दे रहे हैं ना, तो ये शो कर रही हैं कि लिटरेचर ने कितना असर किया हुआ है समी पे कि वो एक पैमाना जब हम रखते हैं कि हाउ डू यू मेजर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसको शायद हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि जो रवैयों की बात की अभी समीउल्लाह ने, वो रवैये इसी तरह नज़र आते हैं, आपके अल्फाज से, आपके एटीट्यूड से उसका पता चल रहा होता है। अच्छा समी, आप मुझे ये बताइए, आपने एज अ प्रोफेशन तो आपका ये काम है कि आप दिन रात इसमें मसरूफ़ रहते हैं, जो वॉलंटरीली जो बेस्ड पर जो काम हो रहे होते हैं उनमें आपका शमूलियत? जी ज़फ़र साहब, इसमें ऐसे था कि जैसे मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं तो आई एम आल्सो अमंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशल पर्सन। तो अब ज़ाहिरी बात है कि एक मैंने जो बचपने से जब होश संभालता है इंसान, तो कुछ ऐसी बातें थी कि जो हमारे माशरे में कॉमन है, जब किसी स्पेशल पर्सन को कही जाती हैं तो बड़ा वो बुलिंग करते हैं। हाँ, तो एक ये वजह भी थी कि जिसने एक मोटिवेशन पैदा की कि यार वाई मी। अक्सर पहले होता था कि छोटे होते थे, वालदा के पास जाते थे, एक माँ ही होती है जो सुनती है कि क्या मसला है। बिल्कुल। माँ को हर चीज़ की कहानी बताना। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब माँ का रिएक्शन देखा कि वो मुंह छुपा के रो रही है, देन कुछ अरसे बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जब हकीकत है तो इसको हकीकत समझा जाए। बिल्कुल। फिर हंसने वालों के साथ, जो मुझ पे हंसते थे उनके साथ मैंने हंसना शुरू कर दिया। राइट। तो जब आप अपने ऊपर तनकीद करने वालों के साथ ख़ुद को तनकीद भी करेंगे तो आप पे से वो प्रेशर हट जाएगा और कुछ बेहतरीन कंस्ट्रक्शन सामने आएगी। जो तो वही लोग जो हंसा करते थे आज वो तारीफ़ भी करते हैं, वो प्राउड करते हैं, और मुझे उनसे ज़्यादा वो होता है। और मैंने कभी उन पे रिटर्न ये बात नहीं की कि आप थे, मगर मैं आज भी उनको थैंक्स कहता हूँ कि अगर वो मुझ पे तनकीद ना करता तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता। बिल्कुल, वो आपके लिए मज़ीद एनकरेजमेंट हुई, आपके लिए मोटिवेशन का ज़रिया। क्योंकि ये जो क्रिटिक होता है ना जी, ये एक्चुअली ये आपको ही बनाने के लिए होता है। एग्जैक्टली। हम इमोशनली उस चीज़ को एट द स्पॉट, उस वक्त उसको हम नेगेटिव चीज़ समझ रहे होते हैं, बट ये चीज़ हमको बहुत बाद में रियलाइज़ होती है कि अगर ये ना होते तो हम यहाँ ना होते। वो एक शेर है ना कि तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये शायद या बाज है, ये तो उड़ती है, चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आपने तुंदी बाद मुखालिफ को बड़ा पॉजिटिव लिया है और आप ऊंचा उड़ने लग गए। अच्छा, आपने यकीनन जो स्पेशल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ आपने वर्किंग की होगी, तो वो ज़्यादा आपकी वॉलंटियर बेस पे रही है? जी बिल्कुल, वॉलंटियर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं डायरेक्टली भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकता, बट वॉलंटरीली अपने डिपार्टमेंट के लिए भी, कि जो मेरा डोमेन है और डेमोक्रेसी और उसके प्रोसेस में हिस्सा लेना हर ह्यूमन का एक ह्यूमन राइट है, हर इंसान का। उसके अलावा बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, लोगों को देखिए डिसेबिलिटी हमारे यहाँ से होती है, हमारे दिमाग से होती है, हम फिजिकल नहीं होते। वो हेलन केलर कहती थी ना कि वो डोंट कर्स योर फेट, अपनी तकदीर को आप जो है ना मत कोसें, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये भी बड़ी कॉमन सी बात है, हज़रत अली ने भी ये बात की है कि जी किस्मत मांगे अल्लाह से और काबिलियत ना मांगे, किस्मत मांगे। तो ये है कि ये हमारी किस्मत से भी डिपेंड करता है कि बहुत से ऐसे लोग भी मैं देखता हूँ और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ, और जो कम्युनिटी जो डिसेबल या पीपल विद डिसेबिलिटी उनके साथ बैठता हूँ तो उनको यही बात समझाता हूँ कि यार यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें कि आपके अंदर कोई डिफेक्ट है,
कोई डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल जी, वी आर परफेक्ट। और हमें तो स्पेशल कहा जाता है, हमारे अंदर तो एक एबिलिटी ज़्यादा है, वो तो आपकी एक स्पेशल तवानाई बन जाती है। एग्जैक्टली और यही चीज़ बूस्ट, यानी लोगों के अंदर जो इस कम्युनिटी के अंदर जाता हूँ, बैठता हूँ, उनको समझाता हूँ, और आई एम प्राउड कि मैं ये जो मेरी डिसेबिलिटी है, मेरा लकी चार्म है कि अगर शायद ये मेरे साथ ना होती तो मैं मेरे जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। दुनिया में तो हज़ारों लोग हैं, मगर मेरे जैसा तो कोई नहीं बिल्कुल। तो ये अल्लाह की मुझ पर रहमत है, अल्लाह का मुझ पर करम है। ग्रेट। फिर आज मैं यहाँ ना आपसे इंटरव्यू ले रहा होता ना ऐसे। अच्छा समी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह से, क्योंकि थ्रू आउट आपने जब तालीम हासिल की और फिर इस फील्ड में आए और फिर आपने लिटरेचर भी पढ़ा, आपने मार्केटिंग फाइनेंस का MBA भी आपने किया और IR में भी आपका माशाल्लाह से मास्टर है, तो आपने डिफरेंट जगहों पर अचीवमेंट्स आपकी हुई होंगी, तो जो आपकी सोचते हैं कि ये मेरी बेस्ट अचीवमेंट थी, ये मेरी बेहतरीन कारकर्दगी मैंने यहाँ दिखाई थी, वो कोई आपकी ऐसी लाइफ में है? जी बिल्कुल है, कि इसके साथ एक थोड़ी सी स्टोरी भी है कि मैं जब छोटा था तो क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ था। अच्छा। तो जाया करता था ग्राउंड में खेलने के लिए, तो अक्सर ऐसे होता था कि मुझको नहीं खिलाया जाता था कि इससे बैट नहीं पकड़ा जाएगा। सही। तो जब मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली, अच्छा, और अंडर 14 खेली, राइट, तो एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाँ। और उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान के लिए मिनी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल उठाया मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट के साथ 97 में, राइट, तो ये 2 अचीवमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ग्रेट। यानी आप कराटे भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ब्लैक बेल्ट। ओह, मतलब फिर थोड़ा एहतियात करेंगे जब सभी से कभी कोई ये खुदा ना खास्ता जो जिसको मार्शल आर्ट आता है वो मार्शल आर्ट सुकून होते हैं, वो जो होते हैं वो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, और सेल्फ डिफेंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करें। सेल्फ डिफेंस जो है ना आपके दिमाग से भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो हमने जो हमारी जो मूवमेंट, हमारी जेस्चर पोस्चर हमारे हाथों या पैरों का है, उसको हमने रिफ्लेक्ट करना होता है अपने माइंड से। अच्छा समी, आपका जो वो क्रिकेट का दौर था अंडर 14 वाला जो था, वो कौन सा दौर था? वो मतलब कौन सा प्लेयर उस दौर में जो कौमी टीम हमारी है? सर उसमें मैं बॉलिंग करता था। अभी तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, टाइम भी नहीं मिलता। क्रिकेट आज भी देखता हूँ शौक़ से। तो जो उस वक्त जिस वक्त जो हमारे हीरोज़ थे उसमें वसीम अकरम थे, क्योंकि जो आज भी हैं, आज भी जब उनकी पुरानी जो हम देखते हैं वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो उनसे बेहतरीन बॉलर नहीं है। ना सिर्फ उनके पास टेक्निक थी, बट उनका जो माइंड था ट्रैप करने का किसी बैट्समैन को, तो उनसे बेस्ट मैंने नहीं देखा। और बैटिंग में जो थे वो सईद अनवर थे। अच्छा। और इत्तेफाक से लाहौर में मैंने इन दोनों को एक डोमेस्टिक मैच में पर्सनली भी देखा था। बड़ी ख्वाहिश थी इनको दोनों को देखने के लिए, मैं लाहौर गया था एक दफ़ा। तो ये मेरे हीरोज़ ही थे। बस ये था कि वसीम अकरम साहब जितने टीवी में, आप टेलीविज़न में जितने आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, हकीकत ज़िंदगी में 99 में मैंने उनको देखा तो माशाल्लाह उससे ज़्यादा थे। अच्छा, ग्रेट। तो उनको देख के लगता था कि ये पाकिस्तान की टीम के कैप्टन हैं। ग्रेट। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के आपने देखे हुए मैचेस वगैरह? मैचेस देखे हैं, 92 के वर्ल्ड कप के देखे हैं, उससे पहले के देखे हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो तो मतलब इंटरनेशनली भी देखा जाए तो हर एक के हीरो थे। बस सर उनके जो स्किल्स थी कैप्टनसी की, अब उनसे बेटर प्लेयर भी थे उस वक्त। कपिल देव भी थे, इयन बॉथम भी थे, यानी ये इक्वल प्लेयर्स थे। मतलब क्लास उस वक्त ज़्यादा हुआ करती थी। विव रिचर्ड्स हुआ करते थे उस दौर के, ठीक है। मगर इमरान खान साहब जो अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अगर उनके बीइंग अ प्लेयर, अगर सिर्फ उनको प्लेयर लेके देखें तो उनमें जो एक लीड करने की वो थी, उनके अंदर सलाहियत थी, वो सबसे बेस्ट थी। So do you think he is using that skill in government as well? सर ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। अच्छा। एक 11 लोगों को कंट्रोल करना और 11 करोड़ को कंट्रोल करना, ये फ़र्क है। फ़र्क होता है। कोशिश जारी है, उनकी कोशिश कर रहे हैं वो। देखिए उनकी इंस्टिंक्ट है ये। राइट। तो अल्लाह करे जी। और अगर वो जिस तरह 11 लोगों को साथ लेके चले गए, इस तरह 21 करोड़ को भी साथ लेके चले। जी बिल्कुल समी, आपने सही कहा कि 1 और 1 11 होता है, और फिर 11 से अगर 11 करोड़ हो जाए तो वो बड़ा डिफरेंस होता है उसमें। इंशाअल्लाह ताला हमारी तो ये दुआ है कि जो भी आए मुल्क का बेहतर करे, मुल्क के लिए बेहतरी करे। अच्छा मुझे आप समी ये बताइए कि आप
इन कामों से वो कहते हैं ना और भी बहुत सारे रोज़गार हैं जो करने पड़ते हैं। तो एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए आप क्या करते हैं? आप टीवी मूवीज़ वगैरह देखते हैं? ज़फ़र साहब, अब ज़रा ऐसे शेड्यूल ऐसे टफ़ रहता है कि टीवी या टेलीविज़न देखने का बहुत कम टाइम मिलता है, बट जब भी मिलता है तो कुछ न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें और स्पोर्ट्स को मैं फॉलो करता हूँ। आज जैसे आपको बताया कि क्रिकेट, जब भी अगर फारिग टाइम मुझे मिलता है तो उसको देख लेते हैं। बाकी है कि म्यूज़िक ऑब्वियसली पहले भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। पहले उसके लिए टाइम निकाला जाता था, अब ये है कि टाइम तो नहीं निकाल पाते, मगर अगर कहीं पे म्यूज़िक सुनते हैं तो उसको रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कि जैसे मेरे ऑफिस में अक्सर ऐसे होता है कि जब हमारी लेट सिटिंग्स होती हैं, कुछ इलेक्शन के दिन होते हैं, तो जो ऑफिस के लड़के हैं, यंग लड़के हैं, वो जब रात भर उन्हें काम करना होता है तो वो म्यूज़िक ला के काम करते हैं। तो मैं म्यूज़िक मुझे अट्रैक्ट करता था और मैं जाके वहाँ बैठ जाता था। अच्छा। अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं बैठ जाता हूँ, एक्चुअली मैं जाता म्यूज़िक के लिए हूँ। अच्छा। बट तासुर ये बच्चों पे पड़ता है कि जैसे मैं काम को लुक आफ्टर करूँ। तो म्यूज़िक से आज भी थोड़ा सा लगाव है। अच्छा, तो ड्रामे वगैरह कोई एक आध देखा है टीवी का? ड्रामे सर पहले पुराने दौर के देखे हुए हैं। तन्हाइयाँ ड्रामा। अच्छा। जी बिल्कुल, तन्हाइयाँ बड़ा ऑल टाइम फेवरेट हो गया। उसके अलावा वो कॉमेडी था आंगन टेढ़ा, वो देखते थे। राइट। उसके बाद आंगन टेढ़ा का कौन सा किरदार आपको? आंगन टेढ़ा में वो जो उनके एक सर्वेंट थे, सलीम नासिर साहब थे। दुर्दाना भट्ट उसमें, दुर्दाना भट्ट बिल्कुल, इनकी बड़ी अच्छी। और उन सलीम नासिर साहब ही एक और ड्रामे में थे, तन्हाइयाँ में थे आई थिंक, वो अनकही में। तो अनकही ड्रामा भी, धूप किनारे, राहत काज़मी साहब का, राहत काज़मी और मरीना जी। तो ये उस वक्त के ड्रामे थे। वीक में एक दफ़ा आना और सहमाई होती थी, वो उसका इंतज़ार, 13 किस्तें होती थी। तो वो बड़ा उनके, आज भी जब उनके ड्रामों के वो डायलॉग्स आप देखें और आज के ड्रामे के डायलॉग देखें तो बड़ा बिल्कुल। और आखिरी किस्त ज़रा लंबी होती थी, तो वो 7:15 बजे शुरू हो जाती थी और देर से ख़त्म, और 9 बजे खबरनामे, न्यूज़ आनी होती थी। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तानी, जो ड्रामों या मूवीज़ वगैरह में? सर अगर एक्टिंग पे देखा जाए तो वो पुराने ड्रामों में काज़ी वाजिद साहब की बड़ी शानदार थी। यानी उनकी जो हर तरह के रोल में, सीरियस हो या वो मज़ाहिया हो या सीरियस हो, उनकी जो एक्सप्रेस करने का जो उनका वो था तरीका, अंदाज जो था वो बड़ा शानदार था। राहत काज़मी साहब की जो पर्सनैलिटी थी एक, बिल्कुल बहुत बड़े, एक तरह से देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। ख़वातीन में मरीना खान, क्योंकि उनकी अब एक जो ख़ातून में एक एलिमेंट होना चाहिए शोखी का, वो उनके अंदर था। जब वो सीरियस एक्टिंग भी करती थी तो कहीं ना कहीं पे उसकी झलक आती थी। उस वक्त तो मेरे ख्याल से शहनाज शेख भी थी, उनमें काफ़ी शोखी नज़र आती थी उस वक्त, क्योंकि उनके रोल ही शोखी वाले होते थे। अच्छा, और सिंगर्स में आप किसको पसंद है? सिंगर्स में जब जो अभी आज भी मुझे पसंद है, और जब हम टीनेज में थे और नए आतिफ साहब आए थे, ये आतिफ असलम। अच्छा, आतिफ असलम, तो उनके गाने अभी भी सुनते हैं। अच्छा, तो अच्छे लगते हैं? अच्छे गाने। और फीमेल्स में? फीमेल में हदीका कियानी पाकिस्तान में अच्छी थी। अच्छा, उनकी आवाज़ भी अच्छी है। राइट। हाँ, ये जितने भी सिंगर्स के और एक्टर्स के नाम लिए हैं समी ने, ये सारे वो लोग हैं कि जो वो जैसे खालिद ने एक बार कहा था ना कि पैराशूट वाले नहीं हैं, ये सीख कर आने वाले हैं। जैसे हदीका कियानी साहबा हैं, वो और आरफा कियानी दोनों बहनें आती थी, सोहेल राना की ये, और आरफा सिद्दीकी भी होती थी, एक सिंगर आरफा सिद्दीकी होती थी, बिल्कुल। वो बेंजामिन सिस्टर्स थी, बिल्कुल। नरीसा विक्टर और शबाना विक्टर, बीना विक्टर। बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा दौर होता था। अच्छा दौर था वो। अच्छा, खाने में आप कुकिंग वगैरह कर लेते हैं? जी, परदेश जो होती है ना, इंसान से सब कुछ करवा लेती है, तो कुकिंग कर भी लेते हैं। क्या अच्छा बना लेते हैं? अब ये तो खाने वाले को डिपेंड करता है कि उससे पता चले कि मैंने क्या अच्छा बनाया। मुझे तो अपनी हर चीज़ अच्छी लग जाती है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसके कि मैं इसको ही खाना है। अच्छा, वो मजबूरी में भी खा लेते हैं फिर? ऐसे ही। अच्छा, बाकी जैसे हमारा कल्चर है तो वहाँ पे मीट को ही प्रेफर किया जाता है, और मीट में जो मेरा इलाका है या जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे उसके साथ सालन को या शोरबे को, तो मेरी भी फेवरेट वही है। ड्राई चीज़ें जो है वो
कम होती हैं, कम कढ़ाई होती वगैरह और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं, ये इतने ज़्यादा नहीं, रोश हो गया या नहीं ये चीज़ें जो है थोड़ी सी वो ठीक है, हम सूट नहीं करती, उससे मुतमईन नहीं होता, चूरी कुट करके खाते हैं। हाँ, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आपका कलर, फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। ब्लू, इसकी कोई ख़ास वजह है? सर ब्लू में शेड्स बहुत होते हैं। अच्छा, एक जगह पे स्टिक नहीं होते आप। अच्छा, लेकिन ब्लू कलर छोड़ता भी है कलर कच्चा होता है वो? कच्चा होता है वो, छोड़ता भी। देखिए यही तो उसकी स्पेशलिटी है। अच्छा, कि वो छोड़ने के बाद भी जिस हालत में आएगा वो भी ब्लू ही होगा, वो भी ब्लू ही होगा, मगर वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब वो दूसरे पे भी जब लगता है तो ब्लू ही बनता है, अपने जैसा बना देता है। ग्रेट ग्रेट। हाँ, माशाल्लाह से आपके जो है कलर्स भी, आपने जो है ना वो ऐसे कलर का नाम लिया है कि जो शायद आप देखें, आसमान जो है वो भी ब्लू है, पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, समंदर भी ब्लू है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप अगर फ़र्ज़ करें आप वॉलंटियर वर्क करते हैं, तो क्योंकि आपकी जो जॉब की जो एक कैफियत है वो ऐसी है कि वो आप एक्स्ट्रा टाइम दूसरी जगह नहीं दे सकते। यू आर अ 24 आवर्स एम्प्लॉई, एक तरह से देखा जाए तो सरकार कभी भी आपको काम के लिए बुला सकती है। तो आप कितना ऐसा टाइम होता है जो क्वालिटी टाइम आप वॉलंटियर वर्क को दे देते हैं, वीक में या मंथ में? वो ऐसा, मतलब हम कहते हैं कि जी 5 घंटे या 4 घंटे या 1 घंटा में दे देता हूँ, जिससे मुझे दिली तौर पर सुकून मिल जाता है कि ये मैंने वॉलंटियर किया, इसके लिए मैं कुछ ले नहीं रहा। ज़फ़र साहब, इसका ऐसे है कि जब मैं अपने घर से निकलता हूँ, जहाँ मेरा घर है, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद निकलते के साथ ही एक बच्चा बैठा होता है जो व्हील चेयर पर होता है। अच्छा, तो मैं रोज़ाना उससे मुलाकात कर लेता हूँ। राइट। और उसके बाद जब मैं अपने ऑफ़िस आता हूँ तो मेरे ऑफ़िस के गेट पे खातून होती हैं जो वो भी डिसेबल है। अच्छा, तो उनके साथ भी बैठ जाता हूँ। तो मैं तो डेली इस काम में अपना वक्त निकाल देता हूँ, सुबह को भी और शाम को भी। अच्छा, और उनके साथ बैठ के उनको अपने ऑफ़िस भी ले आता हूँ या उनको अपने घर भी ले आता हूँ, तो उनके साथ बैठ के बात भी हो जाती है। राइट। तो और किसी ना किसी हद तक मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाता है कि आई एम डूइंग समथिंग। और बाकी एज कोई इस तरह के कोई होता है, कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है या मैं वॉलंटियरली वहाँ पे जाता हूँ, तो अपने जो मेरा डोमेन है, जो मेरी जॉब है, उसको देखते हुए मैं प्रमोट कर रहा होता हूँ और लोगों को प्रेसिडेंट बन के बताता हूँ कि मैं खुद एक मिसाल हूँ आपके सामने, बिल्कुल आप भी मेरी तरह हो सकते हैं। राइट। मगर इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक। तो जब टाइम मिलता है तो मैं इसके लिए वॉलंटियरली काम करता हूँ और बड़ी खुशी मुझे होती है। वो जो मेरी थकावट होती है वो ऑलमोस्ट दूर हो जाती है इस काम की वजह से। ग्रेट। तो समी, आपको कराची में जब से आपकी जॉब हुई है तब से आप कराची में? जी, मैं तब से कराची तो आपने कैसा पाया कराची को? बहुत अच्छा शहर है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, अदरवाइज़ एक इट्स लाइक ए कंट्री। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, हर तरह खूबसूरत गुलदस्ता है, हर किस्म का, हर कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे, हर तरह का आपको त्यौहार मिलेगा यहाँ पे, मौसम यहाँ पे मिलेंगे आपको, समंदर यहाँ पे आपको मिलेगा, नेचर से भी आप करीब हैं। बिल्कुल। और अगर आर्टिफिशियल वर्ल्ड को भी देखा जाए तो वो भी यहाँ पे बेहतरीन है। इट्स वन ऑफ दोज सिटीज़ के जैसे आइडियल शहर कह सकते हैं किसी की सोच का, जो बिल्कुल शहर है ऐसे ही है। और सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे कि इस शहर में आप बोर नहीं हो सकते। बिल्कुल। आपको पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए तो आप बहुत सी जगह ऐसी हैं जो कराची आपको प्रोवाइड कर सकता है। और एक बार शायद आप कराची के जब बन जाते हैं फिर कराची के ही हो जाते हैं, आपका शायद दिल नहीं चाहता फिर कि आप जी ऐसे ही, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफ़िल करने के जो मीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब हमारी एक हैबिट डेवलप हो जाए तो फिर हम उस चीज़ से दूर होना बड़ा मुश्किल होता है हमारा। अच्छा समी, आप इतने जो आपकी जो मतलब जो काम की नौइयत है उसके हिसाब से आपके मुख्तलिफ़ तंजीमों से भी राब्ते होते होंगे, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ़ डिस्कशंस होनी होती होंगी। आपने NGOs को किस तरह पाया अपने साथ? लाइक डू यू फील दैट और डू यू थिंक दैट दे आर सपोर्टिव फॉर गवर्नमेंट? जो जितने भी काम ऐसे हो रहे होते हैं जिसमें NGOs पार्टिसिपेट कर सकती हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसे है कि एनजीओ हर वो काम कर रही होती है जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही होती। अगर मैं इसकी थीम को देखूं जी, तो ये CSOs का बेसिकली CSOs वो चीज़ है, वो काम कर रही है कि जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपरली इस काम को नहीं कर पा रही। तो हमारे साथ एसोसिएटेड बहुत सी CSOs के साथ काम किया है जो हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं, फैसिलिटेट कर रही होती है हमको, ठीक है। हमारे डेवलपिंग पार्टनर्स हैं वो, जहाँ पे हमने मोबिलाइज़ करना है लोगों को, हमने उनमें अवेयरनेस पैदा करनी है रिगार्डिंग वोटर्स एजुकेशन। तो ये बड़ी हैंडी, क्योंकि हमारे देखिए लिमिटेड स्टाफ है, हमारे जो ऑफिसेज हैं उसमें लिमिटेड स्टाफ है। किसी भी एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें लामहला उनकी ज़रूरत पड़ती है, और फिर उस लिमिटेड स्टाफ का ऑफिशियल वर्क भी ऐसा है कि वो चीज़ें नहीं कर सकते, उसको नहीं दे सकते। तो ये CSOs जो हैं, जो NGOs हैं, बड़ा वाइटल रोल है उनका हमारे साथ, और बड़े अच्छे उनके साथ हमारे साथ उनके लिंक्स होते हैं, और हम एक साथ मिल के काम करते हैं। और जितने भी अभी देखिए हमारे वोटर्स, अगर देखा जाए, अगर लास्ट 10 ईयर्स को हम कंपेयर करें तो वोटर्स एजुकेशन की वजह से हमारे वोटर्स की इनरोलमेंट में इजाफा हुआ, और हमारी वोटर्स कैंपेन में, हमारी कमेटीज़ में जो बननी है उसमें CSOs का एक अहम रोल है। राइट, तो उनका भी बड़ा हाथ है इसमें, इस तरक्की में। तो टर्नआउट बढ़ा है, बिल्कुल टर्नआउट बढ़ा है उसमें, और अवेयरनेस पब्लिक में अवेयरनेस के लिए CSOs हमारे साथ होती हैं और हेल्प आउट करती हैं हमें, और इनका जो रोल है वो ECP में बड़ा वाइटल है। ग्रेट। उसमें नाजरीन बहुत सारी मिसालें समी के इदारे की, इंस्टीट्यूट की, और इसी तरह जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं। NGOs के साथ जैसे CNIC की कैंपेन्स हैं जो आप लोगों ने, जिन ख़वातीन जी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से जो हम काम करते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वुमेन हैं, तो इस पे जो हमने उनको मोटिवेट करना है, जो उनको उन तक आउटरीच, यानी उन तक पहुंचना भी है, उन तक उनको अवेयर करना है, तो उसमें हमारे साथ जो CSOs हैं, जो है वो बिल्कुल CSOs बिल्कुल वो हमको हेल्प आउट करती हैं, हम और गाइड करती हैं हमको। और तो आपका कोई ऐसा कोई ख़ास कोई मैसेज होगा इन NGOs के लिए या CSOs के लिए कि जिससे मज़ीद आपको फैसिलिटेशन मिले और उन्हें भी मज़ीद मौका मिले कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर जो है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें यह है कि क्वालिटी ऑफ वर्क, बहुत से CSOs हैं, बहुत सी NGOs हैं जो काम करती हैं, तो कुछ NGOs में ऐसे है कि जहाँ पे कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। राइट। तो अगर ये कैपेसिटी के इश्यूज NGOs के ना हों तो वो और भी गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है और उनके लिए भी फ़ायदेमंद। तो उसे आप कैसे मेजर करते हैं, मतलब गेज कैसे होता है, ताकि वो फिर हम उन्हें मतलब इवेलुएट करके आप उन्हें बता सकें कि इन एरिया? जी बिल्कुल, देखिए ये कैपेसिटी के इश्यूज जो है ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले जो प्रॉपर ट्रेनिंग उनके एम्प्लॉयज़ की है, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है। अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं किसी भी CSO के, उनको उनके न विजन का पता होता है, न मिशन का पता होता है। तो एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले विजन और मिशन वो और उसके बाद, अब देखिए अब हर NGO की या हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी SOPs होती है, अपने TORs होते हैं। बिल्कुल। ECP के अपनी SOPs हैं, अपने TORs हैं, और किसी CSOs के अपने हैं। बिल्कुल। तो जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो जो CSOs हों या NGOs हों, वो अपने तमाम TORs में, तमाम SOPs में जो डिपार्टमेंट है उसकी SOPs को इंक्लूड करें। बाज़ जगह पे एक इंटीग्रेटेड आपका जो है प्रोडक्ट सामने आएगी। और बाकी ये है कि कुछ उनके जो SOPs और हमारी SOPs हैं वो क्लैश हो रही होती हैं। राइट। उन पे बैठकर डिस्कशन हो और फिर उसके बाद उसको फाइनलाइज करके बिल्कुल उसको रिफाइन शेप में लेकर, अभी एक CSO है, उसके पास एक चार्टर, उसके पास एक प्लान है, वो अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है, और काम वो फ़र्ज़ करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं। अब पैरेलल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और थोड़े से टास्क आ गए, तो उनको चाहिए कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो जो उनके साथ वो कर सके, मगर उन्होंने अपना टाइम पीरियड होता है, कभी भी किसी प्रोजेक्ट की एंड डेट ना दी जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक। हम ये कहते हैं कि जी हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा जी, तो उससे पहले हम काम को बढ़ा रहे हैं,
स्पीड लेकर आ रहे हैं। जब हम काम को स्पीड लेकर जाते हैं तो हमारी क्वालिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लाइक समीउल्लाह के कहने का मतलब ये भी है कि हमारे जो माइलस्टोन्स होते हैं उन माइलस्टोन्स को हम बड़ा ही फोकस करके रखें और उन माइलस्टोन्स को फॉलो करते हुए चलें, जिससे ना वो काम जो है वो आखिर टाइम पे बढ़ेगा और ना सफ़र होगा। और वॉक इन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कोशिश की जाए कि उनसे बचा जाए, क्योंकि उसी वक्त आप एक एम्प्लॉई को लेते हैं और उसी वक्त उसको आप प्रोजेक्ट हवाले कर देते हैं, तो वो फिर कैपेसिटी का मसला ज़रूर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से समीउल्लाह के इंस्टीट्यूट है, आपका इलेक्शन कमीशन का जो इंस्टीट्यूट है और जो NGOs हैं, जिस तरह से वर्किंग चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे कोलैबोरेशन होता है आपके इलेक्शन कमीशन। इस्लामाबाद से भी जब लोग आते हैं और वो मीटिंग्स होती हैं, उनकी डिस्कशंस होती हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी बात होती है, बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है। तो मेरे ख़्याल से NGOs के लिए तो बहुत ही खुला रास्ता है कि वो कैपेसिटी के लिए उनकी जो बिकॉज़ देखें प्रोजेक्ट तो आपका टाइम और क्वालिटी मांगता है। अगर टाइम और क्वालिटी नहीं होगी तो वो प्रोजेक्ट आपका नाकाम हो जाएगा। तो समी आपने खाने का तो हमें बता दिया कि खाने आप कुछ भी बना लेते हैं और फिर मजबूरन खा भी लेते हैं और खिला भी देते हैं। और जो सामने वाला है वो पता नहीं क्या सोच के उसको खाता होगा, लेकिन ये सोचता होगा कि चलें मैं तारीफ़ कर दूंगा। अंडा उबाल लेते हैं आप? ये बड़ा मुश्किल काम है सर। ये मुश्किल है, फिर चाय भी नहीं बना सकते होंगे ना? नहीं, अंडा उबाल लेते हैं, मगर कभी भी मुझसे अगर मैंने ये कहा है कि मैं आज हाफ बॉयल अंडा खाऊंगा तो मेरी टाइमिंग हमेशा वहाँ पे ख़राब हो जाती है, वो फुल हो जाता है, या फिर कच्चा रह जाता है। कभी भी जो है वो परफेक्ट जो एक हाफ बॉयल होता है वो आज तक नहीं हो सका। और फिर कच्चा अंडा अगर रह जाए तो उसका छिलका उतारना बड़ा मुश्किल होता है, वो सारा अंडा छिलके के साथ ही उतर जाता है। बहुत ही एंटरटेनिंग हमारी आज की मीटिंग रही और बहुत इन्जॉय किया हमने समीउल्लाह के साथ इस मीटिंग को। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप नाजरीन ने भी इस मीटिंग को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। आपके जहनों में अगर कोई सवाल हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब इन डिस्ट्रिक्ट साउथ के समीउल्लाह, इनसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, वो क्वेश्चन तो आप कमेंट करके क्वालिटी क्वेश्चन ज़रूर पूछें और हम कोशिश करेंगे कि समीउल्लाह से रब्ता करके हम उस क्वेश्चन के लिए आपको रिस्पॉन्स करें। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो समीउल्लाह हमेशा फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद रहते हैं। हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम लाइव भी समीउल्लाह को इलेक्शन के हवाले से या फिर जो हमारे CNIC के हवाले से जो कि इलेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, उसके हवाले से कोई सेशन वगैरह करवाना हो तो हम ज़रूर समीउल्लाह से रब्ता करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि समीउल्लाह भी हमें उसके लिए ज़रूर टाइम देंगे इंशाल्लाह। समीउल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती वक्त जो है वो आपने हमारे साथ शेयर किया। आजकल वो कहते हैं ना कोई किसी को अपना बुखार नहीं देता, तो आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी शायद हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो हमें हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और सेशन में आपसे मुलाकात होगी और अगर आपने कुछ कहना है नाजरीन से तो वो भी आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब। बस मैं तमाम जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया है लोगों ने, जो देख रहे हैं, जो जानते हैं, बस मैं एक बात ये कहूँगा कि आप अपने काम के साथ, अपने जो आप काम करते हैं उसके साथ आप मुखलिस रहें और अपने तरफ से 100% दें आप, और बाकी सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। तो मेरा यकीन है कि आप हर मामले में, हर मैदान में, हर जगह पे आप कामयाब होंगे। थैंक यू समी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज आपने इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा यकीनन। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हों एक किसी और लेजेंड या ग्रोइंग हीरो के साथ। और अगर आपको आज का इंटरव्यू अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर शेयर कर देंगे तो और लोगों को भी इस्तेफ़ादा हासिल होगा और अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको
और ज़्यादा जितने भी इंटरव्यू आने आगे वो भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, क्योंकि साथ में ये घंटी दी होती है, उसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लवली पीपल रिक्लेम द लेजेंड्स हुम यू फॉरगॉट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।